हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है डॉक्टर राजेश वर्मा के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो का जो हमारा विषय है वो है मानक विचलन, अंग्रेजी में जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। अर्थात मैं आपके साथ अब शेयर करूंगा कुछ इनसाइट्स, बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मानक विचलन के संबंधित। ठीक है, तो इसको अब हम अंग्रेजी में जैसे मैंने बताया आपको एसडी या स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। तो अब हम इसको ईज के लिए, आसानी के लिए जब भी यूज करेंगे यहां पर एसडी बोलेंगे। एसडी का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन, हिंदी में इसे कहते हैं मानक विचलन। शुरुआत करते हैं हम अर्थ एवं परिभाषा से। अर्थ यह एक ऐसी मात्रा होती है, यहां पर मात्रा मतलब है क्वांटिटी ऑफ नंबर्स, कुछ एक नंबर्स की क्वांटिटी, आंकड़ों की एक मात्रा जो यह दर्शाती है कि किसी समूह के सदस्य समूह के औसत मान से कितने भिन्न हैं। अर्थात अगर आप किसी एक समूह के सदस्य हैं, अब ऑब्वियसली स्पष्ट है आप किसी न किसी समूह के सदस्य हैं, जैसे एक क्लास के आप हो गए, एक परिवार के, एक समाज के, एक राज्य के, एक डिस्ट्रिक्ट, एक देश के, एक समस्या है आप, उसके साथ और भी बहुत सारे समूह जिनके आप सदस्य हैं। तो अभी उन सभी समूह के सदस्यों का किसी एक वेरिएबल पर उनका हम डेटा लें और डेटा लेकर उसका अगर हम औसत निकालते हैं तो जो आप हैं उस औसत से कितने भिन्न हैं यह जानने की कोशिश की जाती है स्टैंडर्ड डेविएशन से। ये इसका अर्थ होता है। ठीक, अब हम परिभाषा की बात करते हैं। मानक विचलन अर्थात स्टैंडर्ड डेविएशन स्कोर्स के विस्तार की डिग्री का सूचकांक, मतलब कितना जो स्कोर है, जो आपके पास आंकड़े आए हैं उनका कितना विस्तार है, मतलब कितना प्रसार है, उसकी डिग्री का एक इंडिकेटर होता है। और साथ साथ में उस जनसंख्या का जिसमें से हमने सैंपल लिया है, नमूना लिया है, उसका एक अनुमान भी होता है। अर्थात एक पॉपुलेशन है, कोई पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट आपको स्टडी करना चाहते हैं, सपोज कीजिए आप रूरल बॉयज को या रूरल गर्ल्स पर आप एक स्टडी रिसर्च करना चाहते हैं, तो रूरल जो गर्ल्स हो गई ना, वो आपकी जनसंख्या हो गई, वो आपकी पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हो गई। उस इंटरेस्ट आप पूरी, ऐसा तो नहीं कि पूरे इंडिया के पूरे रूरल जो गर्ल्स हैं सभी को आप सबके पास जाकर उनका डेटा इकट्ठा करेंगे, ये संभव नहीं है। तो आप क्या करेंगे, नमूना ले लेंगे, एक सैंपल ले लेंगे। उस सैंपल के माध्यम से हम ये बता पाएंगे कि जो पर्टिकुलर जनसंख्या आपने चुनी थी उसका विचलनशीलता, उसके अंदर जो वेरिएबिलिटी है वो कितनी है, उसका एक मोटा मोटा हमें अंदाजा लग जाता है, उसका एक अनुमान लग जाता है। ये भी एक जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसकी मुख्य बात है। तो ये यानी कि गिलफोर्ड एंड फ्रैक्टर के अनुसार मानक विचलन स्कोर्स के विस्तार की डिग्री का सूचकांक और उस जनसंख्या का जिसमें से नमूना लिया गया है कि विचलनशीलता का एक अनुमान होता है। ठीक है, ये अर्थ एवं परिभाषा है आपकी एसडी की, स्टैंडर्ड डेविएशन की। अब आपको मैं परिचय से शुरुआत करता हूं, लेकिन परिचय से पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि जितने फोटोज आप इसमें दिख रहे हैं, जैसे अभी CR राव जी का फोटो आपके सामने है, पहले इनिशियल स्लाइड में आया था पीसी मालानोबिस जी का फोटो था वो, और भी बहुत सारे फोटोज आपके सामने आएंगे। तो आप अंदर क्यूरियोसिटी हो रहेगी ये किसके फोटो है। दोस्तों, ये 10 भारत के महान स्टैटिस्टिशियन रहे हैं, यानी स्टैटिस्टिक्स के ज्ञाता रहे हैं, उनके फोटोज हैं। तो आप इनको पहचानिए, इनको जानिए और इनको नमस्कार कीजिए, प्रणाम कीजिए। ठीक, अब इसकी परिचय की बात करते हैं। मानक विचलन को विचलनशीलता के गुणांक के रूप में भी जाना जाता है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब किसी भी जो डेटा है उसके अंदर विचलनशीलता, कितनी वेरिएबिलिटी है, आपस में कितना उसमें अंतर है, उसको हम कैसे मापेंगे। उसका कोई कोफिशिएंट होगा, कोई गुणांक होगा, कोई ना कोई एक ऐसा अंक तो होगा जो ये अंदाजा लगा पाएगा कि इस डेटा के अंदर, इस वितरण में इतने सारा वेरिएशन है। तो उसी को हम मानक विचलन को विचलनशीलता का गुणांक भी कहते हैं। ये 1 नंबर का प्रश्न कई बार आता है कि मानक विचलन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, या फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कौन होता है, आप बता सकते हैं। तो आपको कहेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। ये 1 नंबर का प्रश्न आपके पास है, ऑब्जेक्टिव में ऐसा आता है। अब देखिए, मध्यमान से स्कोर्स के विचलन का यह एक विशेष प्रकार की औसत होती है। अब देखिए, ये बात मैं आपको बड़े अच्छे से आपको समझनी होगी दोस्तों। अब विशेष प्रकार की औसत अर्थात स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन एक प्रकार की औसत है ही है, लेकिन वो
विशेष प्रकार की औसत है। विशेष प्रकार का मतलब एक तो औसत हम कैलकुलेट करते हैं, एवरेज निकालते हैं, मीन निकालते हैं, इसको हम अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन होती तो एक औसत ही है, लेकिन वो अरिथमेटिक मीन नहीं होती, एक विशिष्ट प्रकार की औसत होती है। इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ मीन। समझ में आया आपको? इट्स डिफरेंट क्यों है? अगली स्लाइड जब आएगी या जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये डिफरेंट क्यों होती है सामान्य या मीन से या औसत से। अब देखेंगे जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो प्रसार रेंज, उसके साथ साथ अर्ध अंत चतुर्थक प्रसार सेमी क्वार्टाइल रेंज, औसत विचलन मतलब एवरेज डेविएशन, इनके साथ मिलकर, इनके साथ यह यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन डेटा सेट की जो विचलनशीलता होती है, उसकी वेरिएबिलिटी है, उसको दर्शाने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली जो है टेक्निक होती है। और एकल नंबर होता है, एक नंबर के माध्यम से पूरे डेटा सेट की ये विचलनशीलता को इंडिकेट कर देता है और बहुत हद तक सटीक अनुमान भी हम लगा सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और विचलनशीलता जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये क्या होती है विचलनशीलता, ये सब चीजें क्या है, मैं पहले इससे प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुका हूं। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करते हैं कुछ और थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स की या इसकी इंट्रोडक्टरी पार्ट की। विचलनशीलता केंद्रीय प्रवृत्ति के इर्द गिर्द अलग अलग स्कोर का बिखराव या प्रसार होता है। विचलनशीलता मैं बताता हूं, आप जान रहे थे ना विचलनशीलता क्या है? ये देखिए, ये केंद्रीय प्रवृत्ति है किसी डेटा की, सेंट्रल, ये मीन लगा लिया, इसके इर्द गिर्द स्कोर कितना बिखरा हुआ है। अगर स्कोर यहां भी है, यहां भी है, यहां है, यहां अलग अलग है, तो आप देखेंगे उसका प्रसार जो है वो भी ज्यादा होगा और उसकी वेरिएबिलिटी भी ज्यादा होगी। अगर सारा स्कोर इसके नजदीक नजदीक है तो उतनी कम उसकी वेरिएबिलिटी होगी, क्योंकि केंद्रीय प्रवृत्ति के इर्द गिर्द। तो ये जानना बहुत जरूरी है, वेरिएबिलिटी यानी विचलनशीलता जाननी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, जो एसडी है विचलनशीलता का, वेरिएबिलिटी का सबसे स्थिर सूचकांक होता है, कांस्टेंट इंडिकेटर होता है, जिसकी गणना मध्यमान के से स्कोर के विचलन का वर्ग निकाल कर की जाती है। अब आपको एक और मुख्य बात बताता हूं, इसमें जो मध्यमान होता है, जो मीन होता है, वो आधार होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। अर्थात बिना मीन निकाले, मध्यमान निकाले हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन भी एक प्रकार का मीन ही होता है, लेकिन वो स्पेसिफिक मीन होता है। अर्थात कहने की बात इसमें यह है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें मीडियन और मोड इनका कोई रोल नहीं होता। सेंट्रल टेंडेंसी में केवल एक पॉइंट है, वो है मीन, जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यूं कह लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन के हाथ और पैर मीन ही है। अगर मीन नहीं निकाल सकते आप तो स्टैंडर्ड डेविएशन आप नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, और इसको जो ग्रीक भाषा होती है ना, उसका छोटा अक्षर होता है सिग्मा, जो आपके सामने यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ ये सिग्मा, इसके द्वारा दर्शाया जाता है। जहां पर ये लिखा मिलेगा तो आप समझ लेना कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन को इंडिकेट कर रहा है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो स्टैटिस्टिक्स पर आप थोड़ा शोध कार्य कर रहे हैं तो सिग्मा का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये कुछ बातें थी, इंट्रोडक्टरी पार्ट था आपका एसडी के बारे में। अब कुछ विशेषताएं जानते हैं। यहाँ पर विशेषताओं को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूँ। मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये है कि इन विशेषताओं को आप बहुत ध्यान से सुनिए और अच्छे से समझिए इसको। अगर आप मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो मेरा पूर्ण विश्वास है, मुझे 101% मुझे भरोसा है कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन को कभी नहीं भूल पाएंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है इसकी विशेषताएं। अगर आप इन विशेषताओं को समझ गए, इनके लेटर एंड स्पिरिट, इसमें क्या लिखा है और ये क्या कहने चाहती है विशेषताएं, अगर ये आप जान गए तो मैं आपको पूरा अश्योर करता हूं कि एसडी को आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। विशेषताएं बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको कहीं लिखी भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, मैंने कई सारी किताबें देखकर इन विशेषताओं का निर्माण किया है। शुरुआत करते हैं, आशा है आप इस पर ध्यान देंगे, पूरा ध्यान से इसको सुनिए और समझिए इसको। पहली विशेषता, एसडी के उच्च मान का मतलब होता है कि अधिकांश स्कोर मध्य मान से दूर है और इसके विपरीत भी सत्य है। विपरीत भी सत्य का मतलब वाइस वर्सा। अगर आपका कोई स्टैंडर्ड डेविएशन आप कैलकुलेट करते हैं और उसकी जो वैल्यू है वो ज्यादा आती है। अब यहाँ पर ज्यादा का मतलब क्या है, किससे ज्यादा? ज्यादा का मतलब है मीन जो है उसे बहुत ज्यादा आती है। तो उसका मतलब ये हो गया कि जो आपके स्कोर के अंदर जो वेरिएबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, स्कोर बिखरे हुए ज्यादा है आपके।
कि कुछ छोटी छोटी वैल्यूज भी हैं, फिर बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज भी उसके स्कोर में। क्लियर, ये शब्द क्लियर होगा आपको कि ज्यादा अगर स्कोर है एसडी का तो वेरिएबिलिटी ज्यादा है, और अगर एसडी की वैल्यू कम है तो इसका मतलब वेरिएबिलिटी आपकी काफी कम है। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता यह है माध्यम से हर उस स्कोर के प्रसार का सूचकांक होता है जो किसी डेटा सेट में होता है। यह माध्यम नहीं है, मध्यमान। यहां पर ये गलती सब गया है, तो आप इसको मध्यमान समझिए, मीन समझिए। मीन से हर उस स्कोर के प्रसार का सूचकांक होता है जो किसी डेटा सेट में होता है, यानी कि किसी भी डेटा में कई स्कोर मिलेंगे आपको, सारे स्कोर किसी भी मीन से कितने दूर हैं, उनका प्रसार उससे कितनी दूर है, ये इंडिकेट करता है आपका एसडी, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। अगली विशेषता, अगर एसडी का मान मध्यमान से अधिक है, अगर एसडी इज ग्रेटर देन मीन, तो यह स्पष्ट है, यह बात से हमें पता चलता है कि वितरण के अंदर जो कम मूल्य वाले स्कोर है उनका बहुमत है। ठीक है। अगर यह है कि एसडी का स्कोर, एसडी का जो मीन है, मान है, वो मध्यमान से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि जो कम मूल्य वाले स्कोर्स हैं वो ज्यादा है। दूसरे में, अगर एसडी मध्यमान से कम है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन का मीन है, मान है, वो अगर मीन से कम है, तो वो ये बताता है कि आपने जो डिस्ट्रीब्यूशन लिया हुआ, जो डेटा सेट लिया हुआ स्कोर्स का, उसमें जो अधिक मूल्य वाले स्कोर्स ज्यादा है उनका बहुमत है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने होंगे और इसको समझना भी होगा। अगली विशेषता, यह है कौन, एसडी, यह दर्शाने में भी सक्षम होता है कि वितरण में प्रसार है या उसकी केंद्रीय प्रवृत्ति है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि अब आपने किसी भी डेटा सेट का वितरण का या डिस्ट्रीब्यूशन का आपने एसडी कैलकुलेट कर लिया। जब आपने एसडी कैलकुलेट कर लिया, अच्छा भैया पूछ रहा हूं सर कैलकुलेट कैसे करें, अरे आगे वाली स्लाइड में आपको बताऊंगा मैं। तो जो एसडी आपने कैलकुलेट किया वो क्या दर्शा रहा है? वो आपको ये दर्शाएगा, दो ही चीज बताएगा, या तो वितरण में बहुत ज्यादा वेरिएशन है, डिस्ट्रीब्यूशन में या आपके डेटा सेट में बहुत ज्यादा वेरिएशन है, या आपके डेटा सेट की केंद्रीय प्रवृत्ति है, एक तरफ सेंट्रल की तरफ झुकने की प्रवृत्ति है, ये बताएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है इसकी। आगे देखते हैं, विशेषता सारी इंपॉर्टेंट है। अब जिन इकाइयों में डेटा को व्यक्त किया जाता है, यूनिट आप समझते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इसे भी उन्हीं इकाइयों में दर्शाया जाता है, अर्थात डेटा और एसडी की इकाइयां समान होती है। इकाई क्या होती है? छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। साउंड को, ध्वनि को हम किस इकाई में मापते हैं? डेसिबल में, ऑब्वियसली। हम डिस्टेंस को कैसे मापते हैं? मीटर में। तो मीटर इकाई हो गई, उधर डेसिबल साउंड की इकाई हो गई। इसी प्रकार से जो डेटा की इकाई है, अगर आपने कोई डेटा कलेक्ट किया है किलोमीटर्स में, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो इकाई होगी वो भी किलोमीटर ही होगी। यानी जो डेटा आप कलेक्ट करते हैं, डेटा की जो यूनिट होती है मेजरमेंट की, स्टैंडर्ड डेविएशन की भी वही होती है। इसकी खास विशेषता है। ठीक है। अगली, दो या दो से अधिक समूह के मानक विचलन की संयुक्त रूप से गणना संभव होती है। अगर आपके पास दो या दो से अधिक ग्रुप्स हैं, आपने दो या दो से अधिक ग्रुप्स का आपने डेटा लिया हुआ है, तो उनका सबका मिलाकर आप एक कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। यह भी एक बड़ी विशेषता है इसकी। ठीक है। अगली, दो या दो से अधिक समूह की विचलनशीलता की तुलना के लिए एसडी को सबसे उपयुक्त सांख्यिकी तकनीक माना जाता है। दो स्कोर आपके पास है, उन दोनों को आपको कंपेयर करना है कि किस स्कोर के अंदर वेरिएबिलिटी ज्यादा है। तो उसको निकालने के लिए आप कौन सी टेक्निक लगाएंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन। एसडी ये बता देगा, कंपेयर करके बता देगा कि कौन से में दोनों आपस में, या दो से दो अधिक जितने भी ग्रुप्स आपने लिए हैं, किस में वेरिएबिलिटी किससे ज्यादा है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसडी। ये सारी इसकी इतनी विशेषताएं, इसी कारण से एसडी को बहुत ज्यादा स्टैटिस्टिकल टेक्निक में इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज्यादा यूज होता है इसका। ठीक है। अर्थात जो स्टैटिस्टिक्स है वो एसडी के माध्यम से ही सांस लेती है। खास करके जो अप्लाइड की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर हम सोशल साइंस में स्टैटिस्टिक्स को इस्तेमाल करते हैं, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, उसी की मैं बात यहां पर कर रहा हूं। अब आप देखेंगे सामान्य संभाव्यता वितरण में इसका उपयोग माप की इकाई के रूप में किया जाता है। ये क्या चीज है? आपके सामने एक फोटो यहां पर लग रही है, इमेज दिखाई दे रही है। ये इमेज क्या है? ये आपकी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की इमेज है। अब इस नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व आपने खूब पढ़ा होगा, खूब जाना होगा, नहीं जाना होगा आगे जानेंगे आप, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको। सोशल साइंसेज में एनपीसी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कहते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन।
इसको मापते कैसे हैं, इसकी इकाई क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, एसडी। जो आपके सामने लिखा हुआ ना 0, ये 1 लिखा हुआ है, ये 1 का मतलब 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 का मतलब है 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 का मतलब 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, इधर -1 स्टैंडर्ड डेविएशन, -2 स्टैंडर्ड डेविएशन, -3 स्टैंडर्ड डेविएशन। अर्थात किसी भी डेटा का जो 68% उसके जो स्कोर होते हैं वो ±1 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में ही पाया जाता है। ये आपका देख लिए नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी माप की इकाई भी है एसडी। अगर आप उसको मापेंगे, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के जो डेटा को आप मापेंगे, तो उस मापने के लिए जैसे कपड़े को आप मीटर में मापते हैं ना, उसी तरह एनपीसी को अगर मापेंगे तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी एसडी स्वयं में अपने आप में एक यूनिट है, इकाई होती है। ठीक, क्लियर? कितनी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ये। ठीक, और अंतिम कैरेक्टरिस्टिक्स बात करता हूं मैं एसडी की कई सांख्यिकी तकनीकों, जैसे कि स्क्यूनेस, एक तरफ झुकाव होना, कुकुदता, कुर्टोसिस, मोटा लंबा पतला है होना कर्व, एनोवा, मनोवा, मनकोवा, अनकोवा, जितनी स्टैटिस्टिकल टेक्निक है सभी में एसडी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यूं कह लीजिए आप इसको कि एसडी उन सब के लिए आधार होता है, बेस होता है। और एसडी का आधार क्या होता है बताइए आप? बिल्कुल सही बताया आपने, मीन यानी कि एवरेज या औसत जो है वो एसडी का आधार होता है। ठीक, तो दोस्तों ये कुछ हमारी विशेषताएं थी। अब ये प्रश्न कई बार विद्यार्थी हमसे पूछ लेते हैं कि सर कितना कितना एसडी गुड है या कितना एसडी बैड होता है। दोस्तों एक बात ये जान लीजिए, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि कितना भी एसडी का कोई भी उसका मान है स्टैंडर्ड डेविएशन का, कोई भी बहुत अच्छा नहीं होता या कोई अनुचित या कोई बुरा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपका एसडी 85 आ गया है तो उसको हम अच्छा या बुरा नहीं कह सकते, अनुचित नहीं कह सकते हम उसको। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये प्रसार का एक संकेतक मात्र होता है, वो केवल आपको ये बता देगा कि कितना प्रसार उसमें है। ठीक है, अच्छा बुरा नहीं बताएगा, ये कितना प्रसार आपको ये बता देगा। वो प्रसार अच्छा है या बुरा है हमें नहीं पता है, एसडी नहीं बताएगा इस बात को, वो अलग चीजें हैं, टेक्निक है, वो आपको लगानी होगी उसमें। ठीक हो, यदि कोई रिसर्चर ये चाहता है कि उसके स्कोर्स में कम से कम विचलनशीलता हो, कम से कम वेरिएबिलिटी हो, अर्थात उसके स्कोर के अंदर ज्यादा से ज्यादा होमोजेनिटी हो, तो वो चाहेगा कि उसका एसडी कम आए, स्टैंडर्ड डेविएशन कम आए, क्योंकि वेरिएशन का ये इंडिकेटर होता है। अर्थात उसके लिए अगर एसडी 1 या 1 से कम आता है तो ये समझ लीजिए कि उचित माना गया, ये सही माना गया। और यदि कोई अनुसंधान करता, कोई शोध करता है, कोई रिसर्चर ये चाहता है कि उसकी रेंज में, उसके जो डेटा सेट में प्रसार ज्यादा हो, वेरिएबिलिटी ज्यादा हो, तो उसको ये माना जाता है कि उसका जो एसडी है अगर 1 या 1 से ज्यादा है तो उसके अंदर खूब सारे वेरिएबिलिटी है, खूब सारा प्रसार है। मोटे तौर पर 1 या 1 से अधिक एसडी उच्च विचलन को दर्शाता है, जबकि 1 या 1 से कम एसडी निम्न विचलन को। देखिए मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसकी एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर भी शेयर करूंगा मैं, कि अगर आपका स्कोर के अंदर वेरिएबिलिटी ज्यादा है तो आपका एसडी 1 या 1 से अधिक आएगा। अगर आपके स्कोर में वेरिएबिलिटी कम है तो यह माना जाता है कि 1 से अधिक या कम आना चाहिए। ठीक हो गया, इतनी सी बात। आप इसको दूसरे तरीके से ले लो आप, मतलब अगर आपका जो एसडी है वो 1 से ज्यादा है तो हम ये मान लेंगे कि हमारे स्कोर में थोड़ी सी वेरिएबिलिटी ज्यादा है, और अगर हमारा एसडी 1 से कम आता है तो हम ये मानकर चलेंगे कि हमारे स्कोर में होमोजेनिटी ज्यादा है, वेरिएबिलिटी कम है। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं ये रूल ऑफ थंब माना गया, अनुभव सिद्ध नियम माना गया इसको। ये कोई साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट नहीं है, इसका एक मोटा क्रूड सा एग्जांपल है, मोटे तौर पर इसको मान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपका एसडी 1 से कम आ गया तो वेरिएबिलिटी कम है, 1 से ज्यादा आ गया तो वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है। ये क्रूड एग्जांपल है, एक नजर में अगर आप देखना आप चाहें, डेटा को समझना चाहें तो आप इस रूल ऑफ थंब को लगा सकते हैं, अदरवाइज कोई साइंटिफिक बेस नहीं है इस रूल ऑफ थंब का, इसको आप बिल्कुल 100% करेक्ट नहीं मानेंगे। ठीक हो गया। वास्तव में जो एसडी है वो अच्छा है या उचित है या अनुचित है या बुरा है, वो किस बात पर डिपेंड करता है? उसका जो शोध करता है उसका डेटा सेट कैसा है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये उस पर निर्भर करता है। तो इस प्रश्न का यही उत्तर है कि कितना एसडी अच्छा या अनुचित होता है। दोस्तों कोई भी एसडी, कितनी उसका मान कुछ भी हो, अच्छा या बुरा नहीं होता है, ये डिपेंड करता है शोधकर्ता के डेटा सेट पर और उसके ऑब्जेक्टिव्स पर। तो आपको समझ में आया
कि एसडी मात्र एक इंडिकेटर होता है। अब आगे हम चलते हैं, एसडी की गणना कैसे, इसको कंप्यूट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसको दो तरीके हैं, दो ऑप्शंस होते हैं, या तो डेटा आपका ग्रुप डेटा हो या अनग्रुप डेटा हो। अब हम बात करते हैं अनग्रुप डेटा की। अनग्रुप डेटा आपके सामने है, एक काल्पनिक डेटा हमने लिया हुआ है, ये देखिए आपके सामने है, ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया था एसडी, एसडी का जो आधार होता है वो मीन होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मध्यमान या मीन को कैलकुलेट करेंगे, जिसे एक्स बार से दर्शाया जाता है। ठीक हो गया, जहां पर एक्स बार लगा है उसका मतलब है ये मीन है या मध्यमान है। तो ये इसका फॉर्मूला है, टोटल स्कोर को जोड़ लीजिए और जितने स्कोर उनसे भाग कर दीजिए। तो टोटल स्कोर हमारे ये है 1250, ये टोटल ये 10 है, 340 का टोटल आता है। इसको अगर 10 से भाग करें तो 34 इसका मीन आ जाएगा। ये हमारे पास मीन हो गया, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। सबसे पहली बात, मीन के बाद चरण 2 स्टेप 2 होता है, मध्यमान से प्रत्येक स्कोर का हमें डेविएशन निकालना पड़ता है, विचलन ज्ञात करना पड़ता है। इसके लिए क्या करेंगे हम, पहला स्टेप इसका ये है, प्रत्येक स्कोर में से मध्यमान को घटाने से प्राप्त किया जाता है। ये देखिए, हर स्कोर में से हम उस मीन को माइनस कर देते हैं, तो जो आता है वो डेविएशन आता है, विचलन आता है। ठीक है, हमने विचलन निकाल लिया। इसके बाद इस विचलन का, इस डेविएशन का हमें क्या होता है, अगले स्टेप में स्क्वायर करना होता है। स्क्वायर, हर देखिए डेविएशन का आपने ये डी था यहाँ पर -22 आया था, इसका हमने स्क्वायर कर लिया। इस प्रकार हर डेविएशन का हम यहाँ पर स्क्वायर कर लेते हैं। अभी बात याद है स्क्वायर क्यों करते हैं, क्योंकि जो माइनस का साइन है उसको हटाने के लिए हमें स्क्वायर किया जाता है। अगर इन सभी को अगर आप आपस में जोड़ देंगे तो इसका आंसर 0 आता है, क्योंकि उतने ही माइनस के होंगे उतने ही प्लस के होंगे। ठीक है, तो उसको, उस माइनस साइन से निपटने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हर डेविएशन को स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायर कर दिया, उसके बाद उस डेविएशन के स्क्वायर्स को हम ऐड कर देते हैं टोटल। तो हमारा यहाँ पर समेशन डी स्क्वायर जो आपका यहाँ पर आया है वो 1984 आया है। और फिर हम इस फॉर्मूला लगा देंगे। ये देखो, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का है, समेशन डी स्क्वायर बाई एन, एन कितना हमारा 10 है, 1984 बटे में 10, तो 198.4 अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आंसर आता है 14.085। तो ये आपका इस अनग्रुप डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाया जाएगा। अब बच्चों प्रश्न कई बार पूछते हैं कि हम स्क्वायर रूट क्यों निकालते हैं। स्क्वायर रूट हम इसलिए निकालते हैं कि जब हम डेविएशन को स्क्वायर करते हैं तो उसका एंटीडोट होता है स्क्वायर रूट, इसलिए हमें अंत में अंतिम स्टेप में इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है। अब बात करते हैं हम आगे। अगर हमारे पास यही ग्रुप डेटा हो तो क्या करते हैं, उसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए, ग्रुप डेटा का हमें मीन निकालना आना चाहिए। और मैं मानता हूं कि आप ग्रुप डेटा का मीन निकालना जानते हैं, फिर भी मैं इसके साथ आपको शेयर करूंगा। ग्रुप डेटा का मतलब होता है जहां पर आपको डेटा इस प्रकार से दिया हो, क्लास इंटरवल दिया हो और उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई होती है, ये होता है ग्रुप डेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीन कैलकुलेट करेंगे, मध्यमान कैलकुलेट करेंगे ग्रुप डेटा। बहुत आसान सा वही बात है इसमें। सो पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले हम जितने क्लास इंटरवल दिए गए हैं उसका मिड पॉइंट निकालिए, मध्य बिंदु निकाल लीजिए। ठीक है, जैसे मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, 5 और 9 है ये, ठीक, इसको आपस में जोड़िए। ठीक है, तो मध्य बिंदु 14 हो जाएगा, तो 2 से भाग कर करेंगे आप तो 7 आंसर आ जाएगा। 10 और 14 को जोड़ेंगे 24, उसका मध्य बिंदु 12। इस तरह से आपको हर का मध्य बिंदु निकालने की जरूरत नहीं है। पहले का आप निकालिए 7, अगले का, क्योंकि क्लास इंटरवल का अंतर 5 है तो इसे 5 जोड़ दिए, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 57, इस तरह से हर किसी का आप मध्य बिंदु आप निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। अब मध्य बिंदु निकालने के बाद हमें क्या करना है, अगला स्टेप होता है उस मध्य बिंदु को या मिड पॉइंट को उसकी ही फ्रीक्वेंसी से गुणा कर लीजिए। जैसे 57 को 1 से करेंगे 57, 52 को 3 से करेंगे 156 और 57 को 3 से करेंगे 141। इस प्रकार हर फ्रीक्वेंसी को आप उसके मध्य बिंदु से मल्टीप्लाई करते जाइए और फिर बाद में अगला जो स्टेप होता है उसमें हमें क्या करना होता है, फिर जो ये गुणनफल आते हैं उनको जोड़ लीजिए सबको, वो 1650 आ जाएगा। यानी fx जितना भी था उसको हमने जोड़ लिया और fx को जोड़ने के बाद जो हमारी फ्रीक्वेंसीज का जो टोटल होता है यहाँ पर 50 है, उसको fx के योग को अगर हम इस फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे तो वो आपका मध्यमान आ जाएगा, वो आपका मीन आ जाएगा। और हमारे इस केस में हमारा मीन आया है 33। तो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मीन को, मध्यमान को कैलकुलेट कर लिया है, उसके आधार को आपने निकाल लिया है। अब उसके बाद अब क्या करना है, बस थोड़ा सा अगला सा एक स्लाइड और है,
उसमें आपका कुछ स्टेप्स बचे हुए बहुत आसान से हैं, वो हम आगे देखते हैं। अब आपको ये पता है कि आपका मीन आ गया है, और मीन कितना आया है आप दोबारा एक बार देख लीजिए, मीन आया आपका 33। ठीक, आगे चलते हैं। अगला स्टेप होता है मध्य, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन का। वर्ग अंतराल के हर मध्य बिंदु से मध्य मान को घटाइए। जैसे हमने अनग्रुप डेटा में किया था उसी प्रकार से हम यहां पर क्या करेंगे, ये क्या था आपका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट में आपका आंसर और मीन आपका आया था 33। तो हमें क्या करना होगा, हर मिड पॉइंट से, ये देखो ये रहा, मीन को घटाना होगा। 57 में से 33 घटाएंगे 24 आएगा, 52 में से 33 घटाएंगे 19 आएगा। इस प्रकार से आप हर स्कोर में से मीन को माइनस करते जाएंगे। अब जो जैसा साइन उसका आएगा वैसा साइन आप लिखते जाएंगे, जैसा आपने अनग्रुप डेटा में किया था। अगले स्टेप में क्या है, बिल्कुल वही बात, उसका भी आपने स्क्वायर किया था, यहां पर फिर आप स्क्वायर कीजिए। 24 का स्क्वायर 576 आता है, 19 का 361। इस प्रकार से सभी का हमें स्क्वायर निकाल लेना होता है। अब यहां पर एक स्टेप और ज्यादा आगे है। अनग्रुप डेटा में क्या था, जो हमने स्क्वायर निकाला उसको जोड़ लिया था, नहीं, इसमें एक स्टेप और है। अर्थात जो स्क्वायर आया है जिसको हम एक्स डॉट या एक्स बार से, एक्स बार से नहीं, एक्स डैश से इंडिकेट करते हैं, उसको हमें क्या करना होगा, उस एक्स डैश को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना होगा। 576 को 1 से गुणा करेंगे 576, 361 को 3 से करेंगे 1083, 196 को 3 से करेंगे 588। इस प्रकार से हर एक्स डैश को, एक्स डैश कैसे आया, जो डेविएशन था उसके स्क्वायर करने के बाद आया, तो उस एक्स डैश को अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी से उसको हम गुणा कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, हम उन सभी को जोड़ ले जाएंगे। जो आपका आंसर आ जाएगा वो जोड़ आएगा आपका समेशन एफ एक्स डैश। ठीक हो गया, इतना आपको समझ में आ गया। फिर बताता हूं, मीन आपने मध्य मान निकाल लिया और मीन निकाल लिया, यानी कि तो फिर आप क्या करेंगे, हर मिड पॉइंट से उस मीन को माइनस करेंगे, उस जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर करेंगे, वो आंसर आएगा उसको आप फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, और जिस हर एक स्कोर के साथ आप ऐसा करेंगे, और उसके बाद फिर उसको आप टोटल कर लेंगे। टोटल अगर आपने कर लिया तो उसके बाद एक फॉर्मूला आपके सामने है, इसमें आप उसको वैल्यूज को रख देंगे, और फिर इन वैल्यूज को हम जैसे हम कैलकुलेट करते जाएंगे। जैसे 5512 हमारा आया था समेशन एफ एक्स डैश, 5512 रख दिया। फ्रीक्वेंसीज का टोटल 50 आया था, हमने 50 रख दिया। उसके बाद इसको सोल्यूशन अगर हमने निकाला है, इसको सोल्व किया आगे 110.24 आ गया। तो 110.24 है, ये आपका वेरिएंस कहलाता है, ये वेरिएंस आता है। और अगर इसका हम स्क्वायर रूट निकाल दें तो वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। इस प्रकार से ग्रुप डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन ये ऐसे आ गया। तो आपको मैंने बताया कि स्टैंडर्ड डेविएशन का जो आधार होता है वो मीन होता है, चाहे आप ग्रुप डेटा का निकालें या अनग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा का निकालेंगे पहले मीन, फिर मीन में से हर स्कोर में से मीन घटाएंगे, जो डेविएशन आ जाएगा स्क्वायर करेंगे, उनको टोटल कर दीजिए, और टोटल नंबर स्कोर से आप डिवाइड करके उसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। किसका, अनग्रुप डेटा का। ग्रुप डेटा में थोड़ा सा अंतर ये होता है कि हर क्लास इंटरवल का आप मिड पॉइंट निकालेंगे, उस मिड पॉइंट को में से आप मीन को माइनस करते चले जाएंगे, वो आपका डेविएशन आ जाएगा। फिर उसका आप स्क्वायर करेंगे, एक्स डैश आ जाएगा। स्क्वायर करने के बाद फिर आप उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, और टोटल जब ऐसे ऐसे आप करके आ जाएंगे हर स्कोर के लिए, तो उसको टोटल जोड़ करके आप जितनी टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी था उससे आप उसको डिवाइड कर देंगे, फिर आप स्क्वायर रूट निकाल देंगे, वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। यहाँ पर एक पॉइंट है, वेरिएंस का अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो भी स्टैंडर्ड डेविएशन ही आता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये मेरे रेफरेंसेज हैं। आपको किसी प्रकार को डाउट हो, इसमें कोई गलती या कोई कमी लगती है तो आप मुझे जरूर शेयर करें। ये रेफरेंसेज है, अगर आपको डीपली और पढ़ना है तो 2 बुक जरूर पढ़ें। गिलफर्ड साहब की बुक है और एक गैरेट की। ये स्टैटिस्टिक्स की, खास करके बेसिक स्टैटिस्टिक्स की बहुत ही उम्दा किस्म की किताब है। दोस्तों, अगली जो चर्चा मैं आपके साथ करूंगा वो रहेगी सामान्यता की अवधारणा, यानी कि कंसेप्ट ऑफ नॉर्मलिटी। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगती है तो औरों को बताएं, कुछ कमी लगती है तो मेरे साथ शेयर करें। और कैसे आप शेयर कर सकते हैं, या मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, या मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल है wamasudit@yahoo.com। दोस्तों, मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत